प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं और उससे मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि अगेन अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है ऑलरेडी या फिर बनाना चाहते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो कैसा है, और आप भी देखिए, आप बताइए कि पोर्टफोलियो कैसा है और फिर मैं अपने कमेंट्स दूंगा। तो देखिए, सिंपल पोर्टफोलियो है, 4 स्कीम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है, एक HDFC का है और दूसरा मोतीलाल का है, और एक स्मॉल कैप फंड है निपॉन का। राइट हैंड साइड में देखिए परसेंटेज एलोकेशन, तो जैसे 100 रुपीज़ है तो उसमें से 25 रुपीज़ पराग पारिक में इन्वेस्ट किया गया है, 12.5 मिड कैप के दोनों स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है, और 50% उसका निपॉन के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया गया है। तो इस पोर्टफोलियो को देखकर आपको क्या लग रहा है? पोर्टफोलियो अच्छा है, ख़राब है, एवरेज है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, देखिए, अगर मुझसे पूछा जाएगा, अगर कोई इस तरह का पोर्टफोलियो दिखाकर पूछता है कैसा है, तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिसके लिए ये पोर्टफोलियो सूटेबल हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा ना कि जब भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप चेक क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप खुद का रिस्क प्रोफाइल चेक करेंगे कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लेंगे, नहीं तो आप सिर्फ लार्ज कैप में रखेंगे या थोड़ा बहुत फ्लेक्सी कैप में रखेंगे, दैट्स इट। ये है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर कोई लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में जा रहा है तो वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स का रखना है, ठीक है। मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं। उसी तरह से कोई मिड कैप स्मॉल कैप में जा रहा है तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा रखना है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और प्लस ये जब गिरते हैं मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अभी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा गिरावट है, और वापस आने में भी इन्हें कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी कभी 2 से 3 साल का टाइम भी लग सकता है, ठीक है। कभी कभी ऑफकोर्स, हमेशा नहीं, लेकिन ये भी हमें मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम क्या ध्यान रखते हैं? मार्केट कैप एलोकेशन, कि भाई लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में कितना करना है और स्मॉल कैप में कितना करना है। ऑफ कोर्स ये जो हम मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बेसिस पे। उसके बाद आप क्या चेक करोगे? डाइवर्सिफिकेशन चेक करोगे कि भाई मार्केट कैप वाइज किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। AMC लेवल पे किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में तो पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में आपने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। जब परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस उसका ख़राब हुआ तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे ना कि उस म्यूचुअल फंड कंपनी के ज़्यादातर स्कीम्स का ही परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी ने पूरा पैसा एक जगह इन्वेस्ट किया तो कई बार ऐसा हो सकता है ना कि पूरा मार्केट अच्छा करेगा, ज़्यादातर स्कीम्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन आपका स्कीम पूरा डाउन रहेगा, तो उस पीरियड को झेलना डिफिकल्ट है। इसीलिए अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि भाई उस स्कीम ने कितने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कि 20-30 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। ज़्यादातर स्कीम्स तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 50, 60, 70, 80 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ 20-30 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत कम है तो उसका ये मतलब है कि वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि भाई सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड या फिर फैक्टर फंड्स, ये सब भी ध्यान रखना है। अगर आपको पर्टिकुलर सेक्टर का या थीम का या फिर जो भी पर्टिकुलर फैक्टर फंड है उसका अगर आइडिया नहीं है तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, वहाँ टच ही नहीं करना है, देखना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको आइडिया है बिल्कुल इन्वेस्ट करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि वहाँ जो पोर्टफोलियो है कॉन्सेंट्रेटेड होता है।
जैसे सेक्टर फंड, सपोज ना आपने जैसे आईटी के सेक्टर फंड में इन्वेस्ट किया, तो सिर्फ आईटी की ज़्यादातर कंपनीज वहाँ पे है, तो आईटी का सेक्टर जब अच्छा करा अच्छी बात है, अच्छा रिटर्न, लेकिन ख़राब करेगा तो पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। पूरा मार्केट अच्छा चल रहा है, आपका सेक्टर फंड डाउन है। और ये बहुत सारे, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए। उसी तरह से थीमेटिक फंड ना, एक पर्टिकुलर थीम पे बना हुआ है, लाइक पीएसयू एक थीम है, तो आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, पता चला पीएसयू बहुत अच्छा करा, सही बात है, लेकिन ना सिक्लिकल होता है, अप डाउन। अगर परफॉर्मेंस डाउन हुआ तो पूरा आपका म्यूचुअल फंड स्कीम डाउन है, बाकी मार्केट अच्छा कर रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको टिकना मुश्किल हो जा रही है, क्या हो रहा है। अगर देखिए, अगर आपको जानकारी है, आप ये सब चीज़ें समझते हैं कि भाई सिक्लिकल है, कुछ साल ऊपर होगा, कुछ साल नीचे होगा, जब नीचे होगा तो मुझे झेलना होगा, फिर से कुछ सालों में वापस आ सकता है, अगर ये सब चीज़ों की जानकारी है तब तो ठीक है। उसी तरह से फैक्टर फंड में ना, मोमेंटम फंड का बहुत सारा क्वेरीज आता है। मोमेंटम फंड अगेन, जब मार्केट अच्छा करेगा तब तो बहुत ज़्यादा रिटर्न, मार्केट से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न, लेकिन जब मार्केट गिरेगा तो बुरी तरह से गिरेगा, मार्केट से भी कहीं ज़्यादा गिरेगा। तो ये भी आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि भाई ये तो ठीक है, रिटर्न आ रहा है, लेकिन जब गिरेगा तो अच्छे खासे तरीके से रुलाएगा भी। तो ये सब चीज़ को अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो दूर रहें भाई। मतलब क्या करना, डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाएं। डाइवर्सिफाइड फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, ये सब बहुत है, इसी में 3-4 फंड्स। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ़ फंड्स कितने हों, तो मतलब ये भी ना आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करेगा, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करेगा। रफली ना 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, बेसिस योर कंफर्ट, मतलब 3, 4, 5, 6, 5-6 फंड बहुत होते हैं, उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में उससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं है। 3-4 फंड रखे तो अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 5 to 6 फंड्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा है ना, वैल्यू स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, या फिर मोमेंटम क्या फॉलो कर रहा है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि भाई उसका जो पी रेशियो आप देखेंगे ना, पोर्टफोलियो पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब हाई ग्रोथ कंपनीज़ में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। वैल्यू का मतलब हुआ कि वहाँ जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगा, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग उस म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो कम होगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चला कि भाई ये ना यहाँ पे वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, वैसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है जिसका परफॉर्मेंस फिलहाल कोई खास अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में अच्छा होने की उम्मीद है। उसी तरह से मोमेंटम को फंडामेंटल से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पिछले कुछ महीनों में वैसे स्टॉक्स को देखेगा जिसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है, उसमें जाके सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देगा। अच्छा है, ख़राब है, क्वालिटी, कुछ भी उसको लेना देना नहीं है। मोमेंटम का मतलब ये हुआ, ठीक है, पिछले 3 महीना 6 महीने में जो भी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आया है ना, रिटर्न बहुत ज़्यादा आया है, उसमें जाके इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए जब गिरता है तो बुरी तरह से गिरता है, क्योंकि क्वालिटी का वहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है, और रिकवरी में भी कभी कभी टाइम लगता है, ठीक है, ये है। लेकिन हाँ, जब बुल मार्केट में आपको पता है ना, अच्छा है ख़राब है डजेंट मैटर, सभी कुछ जनरली ऊपर चला जाता है, इसलिए मोमेंटम बुल मार्केट में बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पोर्टफोलियो टर्नओवर, चर्निंग कितना है। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में चर्निंग बहुत ज़्यादा है तो मोस्टली मोमेंटम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। वो अपना बहुत सारा तरीका बताएंगे कि हम ये फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मोटा मोटी रफली अगर आप देखें वो मोमेंटम ही है कि भाई तुम पूरा पोर्टफोलियो 1 साल में बदल दे रहे हो, 100% है या फिर 100 से भी ज़्यादा है, तो ठीक है, तो मान कर चले कि भाई ये मोमेंटम ही है, टाइम टू टाइम वो चेंज कर रहा है, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, अच्छा है, ख़राब है, इन चक्रों में नहीं पड़े कि अच्छा ख़राब है। मैंने हमेशा बताया, आप देखिए कि भाई आपके लिए क्या सूटेबल है, ठीक है। मैंने जो भी अभी बताया आपको डिटेल्स, वो आप चेक करें, खुद से चेक करें कि भाई ये सब चीज़ें मुझे चेक करना, उसके आधार पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। उसी तरह से आप लोगों का क्वेरी आया ना कि 100% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दूं क्या, वहाँ पे सेफ रहेगा, ये सब भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगा आपको। ये सब देखें। उसके बाद म्यूचुअल फंड स्कीम में एक चीज़ और देखें कि जो भी उसका बेंचमार्क है उसके मुकाबले रिटर्न कैसा है। आप लोग पूछते हैं बेंचमार्क का रिटर्न कहाँ मिलेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, वहाँ पे उसका लेटेस्ट फैक्ट शीट डाउनलोड करें। आप वहाँ पे या गूगल में जाए ना, जैसे कोई भी म्यूचुअल फंड, जैसे एसबीआई फैक्ट शीट आप टाइप करें तो जो भी लेटेस्ट मंथ का फैक्ट शीट आपको वहाँ मिल रहा है उसको ओपन करें, वहाँ पे उसके सारे स्कीम्स का डिटेल मिल जाएगा, बेंचमार्क भी वहाँ पे रहेगा, तो वहाँ पे देखिए उसके मुकाबले रिटर्न कैसा है। उसके बाद गूगल पे तो थर्ड पार्टी वेबसाइट बहुत सारे मिल जाएंगे ना, फंड का आप नाम सिर्फ टाइप करेंगे गूगल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे वेबसाइट्स पे दूसरे जाए, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, वहाँ पे देखें कि जो दूसरे फंड्स हैं ना उसी कैटेगरी के, लाइक लार्ज कैप में तो लार्ज कैप के दूसरे
लार्ज कैप के जो दूसरे फंड्स हैं उसके मुकाबले ये पर्टिकुलर फंड कैसा कर रहा है, ठीक है, जो भी आपका सिलेक्टेड फंड है। ये सब रफली आप चेक कर लें। वेरी हाई रिटर्न्स वाले फंड के चक्कर में ना जाएं, ठीक है। 1-2 साल वेरी हाई रिटर्न आएगा लेकिन वो भी नीचे आएगा, ध्यान में रखें। तो आप बस ये देखें कि भाई लॉन्ग टर्म जिस फंड का रिटर्न ठीक ठाक आ रहा है, अगर एक्टिवली मैनेज्ड फंड है तो बेंचमार्क को बस वो थोड़ा बहुत मार्जिन से बीट करे। हमेशा बीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ज़्यादातर होराइजन्स में ठीक ठाक बीट करे या फिर बेंचमार्क के आसपास रिटर्न आए तो ठीक फंड है, ठीक है। वहाँ पे ना 1-2 साल में जो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है जनरली लोग वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, अब उसके गिरने का समय आया है ना। 2 साल 3 साल का रिटर्न आप देख कर जाएंगे, 1 साल का रिटर्न, तो बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे, ये ध्यान में रखें, ठीक है। वो भी वापस आएगा लेकिन मोस्टली जब आप इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद वो ज़्यादातर केसेस में नीचे जाएगा, उसके बाद आपको टिके रहना है। टिके रहें तो ठीक है, वो भी वापस आएगा, नहीं टिकेंगे तो फिर आपको लॉस होगा, बीच में बेचकर भाग जाएंगे, ये ध्यान में रखें। तो नाउ ये पोर्टफोलियो किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होगा, मोस्टली अब आपको आइडिया मिल गया होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 75% से भी ज़्यादा, ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर लिया गया है, क्योंकि फ्लैक्सी कैप में भी तो थोड़ा आपको मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा पारक में, ठीक है। इतना बड़ा एक्सपोजर, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो पोर्टफोलियो है वो बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ कि मेरा पोर्टफोलियो अगर 30, 40, 50% भी गिर जाए तो मैं डर कर बेचूंगा नहीं, टिका रहूँगा इस उम्मीद में कि आने वाले समय में मेरा पोर्टफोलियो वापस आएगा और रिटर्न्स बनेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। सबसे पहली बात ये पोर्टफोलियो देखकर यही समझ में आता है कि भाई ये जिसने भी बनाया है उसने डिसाइड किया कि भाई 30, 40, 50% पे गिर जाए नहीं भागूंगा, टिका रहूँगा, ठीक है। अगर ऐसा इन्वेस्टर नहीं है तो इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाना है। इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना हो कि भाई 10 ईयर प्लस तो होना ही है, क्योंकि पूरा का पूरा मिड कैप स्मॉल कैप भरा हुआ है। 10 ईयर से नीचे का तो इस तरह का हम पोर्टफोलियो बनाएंगे ही नहीं क्योंकि वो डेडली होगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। नंबर ऑफ फंड्स वाइज अच्छे हैं, मतलब सिर्फ 4 स्कीम्स हैं जो कि बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो ओवरऑल सिर्फ वैसे ही इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जो कि बहुत 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 ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह का पोर्टफोलियो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह का पोर्टफोलियो बिल्कुल ना बनाएं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अच्छा खासा एलोकेशन लें, बिल्कुल सही बात है, लेकिन लार्ज कैप का एलोकेशन रिलेटिवली ज़्यादा रखें। ट्राई करें कि लार्ज कैप में 50 to 60% के आसपास एक्सपोज़र जरूर रखें और बाकी का थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में लें। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सही बात है, सिर्फ लार्ज कैप में जाएं, थोड़ा बहुत फ्लैक्सी कैप में जाएं, मिड कैप स्मॉल कैप में जाएं ही नहीं, ठीक है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन तो मे बी 20-30% या ज़्यादा से ज़्यादा 40% के आसपास का आप मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर लें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि इस पोर्टफोलियो के साथ क्या प्रॉब्लम है और किस तरह के लोगों को इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और नहीं बनाना चाहिए। अब सेकंड पोर्टफोलियो पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए इस पोर्टफोलियो के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इस तरह का पोर्टफोलियो किसी को बनाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप बोलेंगे अरे ये तो अच्छा पोर्टफोलियो है, मतलब इंडेक्स फंड है लार्ज कैप के लिए, एक लार्ज एंड मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सभी में ना बराबर का 1/3 इन्वेस्टमेंट है, तो पोर्टफोलियो तो अच्छा है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ इस तरह का पोर्टफोलियो ना बनाएं। एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में 100% का एक्सपोजर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है ना कि रिस्क वाइज ठीक ठाक पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है, मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी में पूरा इन्वेस्टमेंट ऐसा कभी ना करें। एटलीस्ट ना 3-4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज में अपने पैसे को स्प्रेड आउट करें, 2, 3, 4, 5 इस तरह से, ठीक है। और एक ही स्कीम में भी पूरा ना डाल दे, एटलीस्ट 3, 4, 5 स्कीम में स्प्रेड आउट करें। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। एक तो ये, हाँ, इसको कुछ लोग जस्टिफाई कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो को। कैसे करेंगे आप कि भाई देखिए ये तो लार्ज कैप का तो इंडेक्स फंड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का भी इंडेक्स फंड आप ले लें। एक तो वो, दूसरा आप बोल सकते हैं कि भाई एक तो लार्ज एंड मिड कैप है और दूसरा स्मॉल कैप है, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जो ओवरलैप के चांसेस तो बहुत कम है ना, मतलब एटलीस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप में, ठीक है। क्योंकि ये प्योर स्मॉल कैप है तो लार्ज कैप मिड कैप बहुत कम होगा और लार्ज एंड मिड कैप में स्मॉल कैप होने के चांसेस कम है, ठीक है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पोर्टफोलियो ओवरलैप के चांसेस कम है, मैंने देखा नहीं है, मतलब बट हाँ मोस्टली मैं मानकर चल रहा हूँ कि रिलेटिवली कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना कि यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज में आप देखेंगे ना कि जब
एक भी स्कीम डाउन होता है ना, तो आप देखेंगे ज़्यादातर स्कीम ही डाउन होता है। ऐसा नहीं कि एक स्कीम डाउन हो गया दूसरा अच्छा कर रहा है। ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे डाउन है तो पूरा म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑलमोस्ट सारे स्कीम्स ही डाउन हो जाते हैं, और अच्छा करता है तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर ही अच्छा करता है। उसका रीज़न क्या है ना कि देखिए उसका जो भी इन्वेस्टमेंट टीम है या रिसर्च टीम है वो तो सेम है ना, वो तो नहीं बदल रहा है ना। फंड मैनेजर ठीक है, लेकिन फंड मैनेजर भी आजकल सेम ही फंड मैनेजर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको मिलेंगे। सेम फंड मैनेजर ही ज़्यादातर स्कीम्स को मैनेज करते हैं, और हर एक स्कीम में 3-4 फंड मैनेजर आजकल बना दिया है इन लोगों ने। बट एनी हाउ, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि रिसर्च टीम एक है, फंड मैनेजमेंट टीम एक है, पूरा उसका टीम है। तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे सेक्टर पे कॉल ले रहे हैं तो एक जैसा सेक्टर ना उन्होंने सेलेक्ट किया 4-5 सेक्टर कि भाई ये 4-5 सेक्टर है जो कि अच्छा करेगा। उसी तरह से स्टॉक्स में भी उन सेक्टर्स में ना 50, 60, 70, 80 स्टॉक्स उन्होंने सेलेक्ट किया कि ये सब स्टॉक्स अच्छा करेंगे, उम्मीद है कि अच्छा करेंगे फ्यूचर में। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है ना वहीं पे जाएगा उनका, ठीक है। तो इसीलिए आप देखते होंगे ना भाई ख़राब हुआ तो ज़्यादातर स्कीम्स ही ख़राब हो जाते हैं उनके। तो इसीलिए पूरा का पूरा स्कीम कितना भी अच्छा हो, म्यूचुअल फंड कंपनी कितना भी अच्छा हो, लेकिन पूरा पैसा कभी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करें, स्प्रेड आउट करके रखें, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ है। बाकी तो ठीक है, मतलब यहाँ भी देखिए वही रिस्क है, रिस्क यहाँ भी ज़्यादा है ना। मतलब आपने ऑलमोस्ट 33-34% तो स्मॉल कैप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। मिड कैप में भी यहाँ अच्छा खासा एक्सपोजर है, तो ये भी रिस्की पोर्टफोलियो ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मिड कैप स्मॉल कैप का अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इस तरह का पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। ये सब ध्यान रख सकते हैं। तो ये पोर्टफोलियो बनाते वक्त आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए तो स्मॉल कैप में अगर आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर लेना है तो मे बी 2 स्कीम्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों का ये भी क्वेरी आता है कि भाई अलग से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि देखिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप अलग अलग से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर लें, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए एक्सपोजर लेते हैं क्योंकि हमें एक्सपोजर लेना है लार्ज कैप के स्टॉक्स में, मिड कैप के स्टॉक्स में और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि अलग अलग सब स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। आप चाहें तो फ्लैक्सी कैप का एक स्कीम में एक्सपोजर ले सकते हैं, तो फ्लैक्सी कैप से आपको लार्ज कैप का पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्लैक्सी कैप में ही ज़्यादा आपने एक्सपोजर ले लिया तो लार्ज कैप को आप अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो लार्ज कैप में भी करें। सिर्फ मैं एक तरीका बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, किया जा सकता है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। उसी तरह से मान लीजिए कोई मल्टी कैप फंड के लिए जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे बड़ा एक्सपोजर ले रहा है, तो मल्टी कैप में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप मल्टी कैप में बड़ा एक्सपोजर ले रहे हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप में अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आपका काम चल जाएगा। 2 मल्टी कैप फंड ले लिया, ठीक है, एक लार्ज कैप का फंड ले लिया, तो ये पूरा काम उससे चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ, किसी को अगर ज़्यादा आइडिया नहीं, अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहता है तो लार्ज कैप से स्टार्ट करें। इंडेक्स फंड या एक्टिवली मैनेज्ड फंड, कोई एक फंड सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सेकेंड फंड फ्लैक्सी कैप फंड को रखें, और उसके बाद जब थोड़ा मार्केट का आइडिया हो जाए, समझ आ जाए, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखें ना, अच्छा खराब मैंने हमेशा बताया उसके चक्कर में नहीं पड़े। आप देखें कि भाई मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पे आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल होगा। सिर्फ ये देखें सुटेबल है कि नहीं, अच्छा है, ख़राब है, क्योंकि आपके लिए जो चीज़ अच्छा हो दूसरे के लिए ख़राब हो सकता है, दूसरे के लिए जो अच्छा है वो आपके लिए ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। और इस YouTube चैनल में तो आपको यही बताया जाएगा ना, टिप्स तो हम देते नहीं कि भाई इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि वो सब शॉर्ट टर्म का है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म तक अगर आप स्टॉक मार्केट में बने रहना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, प्रोसेस। अगर ये आप समझ लेंगे ना तो आपको दूसरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा एजुकेशनल चैनल हम यही ट्राई करते हैं, आपको पूरा प्रोसेस बता दें। हम ये सिर्फ चाहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप ये ना बोले कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा स्कीम है, अगर पता होता तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अगर ये इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो तो गड़बड़ है ना, कि भाई बिना सोचे समझे इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो हम यही ट्राई करते हैं इस यूट्यूब चैनल में कि भाई इस तरह का स्टेटमेंट एटलीस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स ना बोले, उन्हें जानकारी हो और सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।